गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। अपन पिछली क्रॉप धान की अपन बात कर चुके थे। धान के बाद जो अनाज वाली फसलों के अंदर जो दूसरी क्रॉप आती है वो है बच्चों मक्का। कौन सी है? मक्का। दूसरी जो क्रॉप है वो मक्का है, मेज है। बात करें मक्का की तो मक्का का वानस्पतिक नाम जिया मेज। क्या है बच्चों? जिया मेज। बॉटनिकल जो नेम है वो जिया मेज है। फैमिली की यदि बात करें तो फैमिली वही ग्रेमिनी या पोएसी। बच्चों ध्यान रख लेना, जितनी भी खाने वाली फसलें होती है, जितनी भी खाद्यान्न फसलें होती हैं, उनकी जो कुल है वो कौन सी है? ग्रेमिनी या पोएसी। उसके पश्चात यदि उत्पत्ति स्थान की अपन बात करें, ओरिजिन प्लेस की यदि अपन बात करें तो मक्का का जो उत्पत्ति स्थान है वो है मैक्सिको या मध्य अमेरिका को माना जाता है। बच्चों मक्का का जो ओरिजिन प्लेस है वो मध्य अमेरिका या मैक्सिको को कहा जाता है। मक्का को अनाजों की रानी के नाम से जानते हैं बच्चों। क्या जानते हैं? अनाजों की रानी कहते हैं इसको। मक्का को क्या कहते हैं? अनाजों की रानी। कई बार जेट वगैरह में राजा रानी इनमें से क्वेश्चन पूछ लिया जाता है बच्चों, ठीक है ना। तो अनाजों की रानी के नाम से किसको जाना जाता है? मक्का को। किसको जानते हैं? मक्का को। दाने के प्रकार की यदि बात करें तो जितनी भी खाद्यान्न फसलें हैं, जैसे धान की बात करें, गेहूं की, तो इसके दाने का जो प्रकार है वो कौन सा है बच्चों? कैरियोप्सिस। कौन सा है? कैरियोप्सिस इसके दाने का प्रकार होता है। प्रोडक्शन उत्पादन की यदि बात की जाए तो मक्का का उत्पादन जो हाईएस्ट प्रोडक्शन इसका होता है, फर्स्ट नंबर पर जिसका स्थान है वो है बच्चों अमेरिका। कौन सा है? अमेरिका। अमेरिका के का उत्पादन के अंदर फर्स्ट स्थान है। दूसरे सेकंड स्थान की यदि बात करें प्रोडक्शन के अंदर तो सेकंड स्थान जिसका आता है वो है बच्चों चीन। कौन सा है? चीन। उसके बाद यदि बात करें पुष्पक्रम, पुष्प की यदि बात करें तो मक्का का जो नर पुष्प होता है उसको कहते हैं बच्चों टसल। क्या कहते हैं? टसल। टसल कहा जाता है। मक्का के नर पुष्पक्रम को टसल कहते हैं। लेकिन नर पुष्पक्रम के निकलने की क्रिया क्या कहलाएगी बच्चों? टसलिंग। क्या कहलाएगी? टसलिंग। बच्चों आपकी बुक के अंदर नहीं दे रखा है, ठीक है ना, तो पूछ लिया जाता है कई बार नर पुष्पक्रम के निकलने की क्रिया को क्या कहते हैं, ठीक है ना। तो टसलिंग। क्या कहेंगे? टसलिंग। मक्का के नर पुष्पक्रम को टसल और इसके बाहर निकलने की जो क्रिया होती है उसको क्या कहते हैं बच्चों? टसलिंग। उसके बाद यदि बात करें मादा पुष्पक्रम की तो मक्का का जो मादा पुष्पक्रम होता है उसको कहते हैं बच्चों सिल्क। क्या कहते हैं? सिल्क। और इस मादा पुष्पक्रम के बाहर निकलने की जो क्रिया होती है उसको कहते हैं बच्चों सिल्किंग। क्या कहते हैं? सिल्किंग। उसके पश्चात यदि हम बात करें मक्का की तो मक्का की यदि खेती की बात करें तो राजस्थान के बांसवाड़ा, उदयपुर, भीलवाड़ा, देखो बांसवाड़ा, उदयपुर, भीलवाड़ा, चित्तौड़गढ़ आदि के अंदर इसका हाईएस्ट प्रोडक्शन होता है। गंगानगर, हनुमानगढ़ आदि इन जिलों के अंदर इसकी खेती की जाती है मक्का की यदि बात करें अपन तो बच्चों ध्यान रख लेना, मक्का को अनाजों की रानी कहते हैं। ये इंपॉर्टेंट है, ध्यान रख लेना आप। ये भी जरूर ध्यान रख लेना, मक्का के नर पुष्पक्रम को टसल और मादा पुष्पक्रम को क्या कहेंगे बच्चों? सिल्क। उसके बाद नेक्स्ट टॉपिक जो आता है वो आता है बच्चों जलवायु। क्या आता है? जलवायु। देखिए आप, जलवायु क्लाइमेट की यदि बात करें, जलवायु की यदि बात करें तो मक्का के लिए उष्ण व नम जो जलवायु होती है वो उपयुक्त मानी जाती है। उष्ण व आर्द्र जलवायु इसकी फसल के लिए उपयुक्त मानी जाती है। उष्ण व आर्द्र जलवायु इसके लिए उपयुक्त मानी जाती है। यदि टेम्परेचर की बात करें, तापमान की यदि बात की जाए तो इसकी वृद्धि हेतु जो टेम्परेचर की रेंज रहती है वो 24 से 30 डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर इसकी वृद्धि के लिए उपयुक्त माना जाता है। तो बच्चों ये जलवायु है, उष्ण व आर्द्र जलवायु इसके लिए उपयुक्त रहती है। तथा इसकी बढ़वार की यदि बात करें तो इसके लिए
60 से 70% आपेक्षिक आर्द्रता, रिलेटिव ह्यूमिडिटी, 60 से 70% आपेक्षिक आर्द्रता है वो इसकी वृद्धि के लिए उपयुक्त मानी जाती है। तो बच्चों जलवायु की यदि बात करें तो उष्ण व नम जलवायु इसके लिए उपयुक्त है। तापमान की यदि बात करें तो 24 से 30 डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर इसके लिए उपयुक्त है। यदि बात की जाए इसकी बढ़वार की तो 60 से 70% आपेक्षिक आर्द्रता इसकी वृद्धि के लिए उपयुक्त मानी जाती है। उसके बाद नेक्स्ट जो टॉपिक आता है वो आता है बच्चों मृदा। कौन सा आता है? मृदा। मृदा, सोइल। सोइल की यदि बात की जाए तो मक्का के लिए अच्छे जल निकास वाले बलुई दोमट मृदा को उपयुक्त माना जाता है। तो देखिए आप अच्छे जल निकास वाले बलुई दोमट मृदा, दोमट मृदा उपयुक्त रहती है इसके लिए। इसकी वृद्धि की अच्छे जल निकास वाली बलुई दोमट जो मृदा रहती है वो इसके लिए उपयुक्त मानी जाती है। नेक्स्ट यदि बात करें पीएच रेंज की, पीएच मान की यदि बात करें तो मक्का के लिए 6 से 8.5, 6 से 8.5 जो पीएच मान रहता है वो इसकी वृद्धि के लिए उपयुक्त माना जाता है। उसके बाद यदि बात करें खेत की तैयारी, खेत की तैयारी, फील्ड प्रिपरेशन के लिए क्या करते हैं बच्चों? खेत की तैयारी के लिए क्या करते हैं? 2 से 3 जुताई हैरो या कल्टीवेटर के द्वारा कर ली जाती है। 2 से 3 जुताई हैरो या कल्टीवेटर के द्वारा करने के पश्चात अंत में पाटा लगा करके भूमि को समतल कर लिया जाता है और खेत तैयार हो जाता है। उसके बाद खेत तैयार करने के बाद नेक्स्ट अपन को किसकी आवश्यकता पड़ेगी बच्चों? उन्नत किस्मों की। कौन सी बीज बोना है आपको, कौन से किस्म का बीज बोना है? तो नेक्स्ट यदि बात करें तो नेक्स्ट टॉपिक इसके अंदर आता है उन्नतशील किस्में। कौन? हाँ बच्चों, नेक्स्ट अपने इसके अंदर बात करें किस्मों की, वैरायटीज की यदि बात करें, किस्मों की यदि बात करें बच्चों ध्यान रख लेना, पिछले जो जेट के पेपर हुए हैं उनमें मक्का की किस्म जरूर पूछी जाती है। लगातार 2 साल से देखा जा रहा है कि मक्का की वैरायटी कई बार पूछी हुई है। जैसे अभी सुपरवाइजर के पेपर में भी पूछी थी, उससे पहले लास्ट ईयर से अगली बार का जो पेपर हुआ था उसके अंदर भी पूछी थी। तो देखिए बच्चों मक्का की किस्मों की यदि बात करें तो सबसे पहली बात गंगा फर्स्ट, प्रथम संकर किस्म है जो प्रथम बार निकाली गई थी वो गंगा फर्स्ट है। फर्स्ट इसकी हाइब्रिड वैरायटी है वो है गंगा फर्स्ट। संकर किस्मों की यदि बात करें तो देखो बच्चों कोई भी जो फसल होती है उसकी 2 प्रकार की वैरायटीज होती है। एक तो होती है शीघ्र पकने वाली, ठीक है ना, और एक होती है पछेती या देर से पकने वाली। तो शीघ्र पकने वाली की यदि बात करें तो शीघ्र पकने वाली जो वैरायटी है वो 80 से 100 दिन के अंदर तैयार हो जाती है। इसकी कौन कौन सी वैरायटीज है देखिए, बायो 9637, बायो 9681, HQPM5, PEHM5, PEHM फर्स्ट और प्रताप मक्का फर्स्ट। यह है शीघ्र पकने वाली वैरायटी, शीघ्र पकने वाली किस्में हैं। उसके बाद मध्यम व देर से पकने वाली जो किस्म है वो 100 से 120 दिन के अंदर तैयार होती है। इसकी जो वैरायटीज है वो है ढक्कन 103, गंगा सफेद 2। बच्चों ध्यान रख लेना, वेरी वेरी मोस्ट, 1000 बार मोस्ट है गंगा सफेद 2। किसकी किस्म है? जेट 2018 का जो पेपर हुआ था उसके अंदर एक 18 या 19 के पेपर के अंदर एक क्वेश्चन पूछा हुआ है, गंगा सफेद 2 किसकी किस्म है? तो किसकी है बच्चों? मक्का की। किसकी है? मक्का की। ध्यान रख लेना बच्चों, मैं इतना तक बता देता हूं आपको, उसमें मिसप्रिंटिंग थी पेपर में। आपको आप जब पेपर देखोगे पुराना जो पेपर देखोगे उसके अंदर गंगा 2 मिलेगा डायरेक्ट, ठीक है ना, गंगा 2 किसकी किस्म है, जबकि उसमें मिसप्रिंटिंग थी। गंगा सफेद 2 किसकी किस्म है बेटा? मक्का की। किसकी है? मक्का की। तो बहुत ही इंपॉर्टेंट वैरायटी है ये। एक तो प्रथम संकर किस्म और एक ये कौन सी है? गंगा सफेद 2। गंगा सफेद 2 वैरायटी जेट के अंदर पूछी हुई है। उसके बाद गंगा 11 इसकी देर से पकने वाली किस्म है। एक माही धवल, कौन सी है बच्चों? माही धवल। उसके बाद यदि बात करें संकुल किस्में, तो बच्चों संकुल किस्में क्या होती है? देखिए
संकुल किस्में और एक होती है बच्चों संकर किस्में। देखो सीधी सी बात है, संकर किस्में हाइब्रिड वेराइटीज, दो अलग अलग किस्मों के मध्य में क्रॉस कराया जाता है और क्रॉस कराने के पश्चात जो नई किस्म प्राप्त होती है उसको तो कहते हैं बच्चों संकर किस्म। क्या कहते हैं? संकर किस्म। लेकिन संकुल किस्में क्या होती है? संकुल किस्मों को इंग्लिश में कहते हैं बच्चों कंपोजिट। क्या कहते हैं? कंपोजिट। कंपोजिट कहते हैं इसको इंग्लिश के अंदर, ठीक है। दो अलग अलग किस्मों का बीज, दो अलग अलग किस्मों का बीज समान मात्रा में लेकर के मिलाकर के जो किस्म तैयार की जाती है उनको कहते हैं बच्चों संकुल किस्में। क्या कहते हैं? संकुल किस्में। मान लीजिए आपको कोई संकुल किस्म तैयार करनी है, ठीक है। मान लीजिए यही देख लो, यहाँ पे गंगा 11 है और माही धवल है, दो अलग अलग वेराइटीज हैं। दोनों का समान मात्रा में बीज लेकर के मिलाकर के जो किस्म तैयार की जाती है वो क्या कहलाएगी बच्चों? संकुल किस्में। क्या कहलाएगी? संकुल किस्में। तो देखिए संकुल किस्में कौन कौन सी है? इसकी बस्सी सेलेक्टेड, GM6, नवजोत, माही कंचन इंपॉर्टेंट वेराइटी है बच्चों, ध्यान रख लेना। मक्का प्रताप मक्का 3, प्रताप मक्का 5, उसके बाद अरावली मक्का। तो ये थी किस्में किसकी? मक्का की। किसकी थी बच्चों? मक्का की। मैं फर्स्ट फिर बता रहा हूं आपको, गंगा फर्स्ट प्रथम संकर किस्में किसकी? मक्का की। और गंगा सफेद 2 इंपॉर्टेंट वेराइटी है बच्चों, ध्यान रख लेना आप लोग, ठीक है। नेक्स्ट यदि बात करें आगे की ओर चलते हैं तो नेक्स्ट जो टॉपिक है आपके वो आएगा बच्चों बीज दर। क्या आएगा? बीज दर। देखो बच्चों नेक्स्ट अपने जो टॉपिक आता है वो आता है बच्चों बीज दर। कौन सा आता है? बीज दर, सीड रेट जिसको कहते हैं। देखो सीड रेट की यदि बात करें तो इसकी सीड रेट जो है वो संकुल किस्म की अलग है, संकर की अलग है। संकुल किस्म में आपको अभी बता ही चुका था, दो अलग अलग किस्मों के बीज समान मात्रा में मिलाकर जो किस्म तैयार की जाती है वो क्या कहलाएगी बच्चों? संकुल किस्में। क्या कहलाएगी? संकुल किस्में। तो इसकी संकुल किस्म हेतु जो बीज दर रखी जाती है वो रखी जाती है बच्चों 18 से 20 किलोग्राम प्रति हेक्टेयर। कितनी रखते हैं? 18 से 20 किलोग्राम प्रति हेक्टेयर। संकर किस्म की यदि बात करें बच्चों ध्यान रख लेना, इंपॉर्टेंट है। संकर किस्म की यदि बात करें बीज दर की तो 20 से 25 किलोग्राम प्रति हेक्टेयर बीज की आवश्यकता होती है। जेट 2018 वाले पेपर में क्वेश्चन पूछा जा चुका है, मक्का की संकर किस्म की बीज दर कितनी होती है? तो बच्चों 20 से 25 किलोग्राम। कितनी होती है? 20 से 25 किलोग्राम प्रति हेक्टेयर इसकी बीज दर रखी जाती है। यदि बात की जाए चारे के लिए, मक्का की खेती कई बार चारे के लिए भी की जाती है, तो चारे के लिए यदि इसकी खेती की जाए मक्का की तो इसकी बीज दर रखते हैं बच्चों 40 से 45 किलोग्राम प्रति हेक्टेयर। कितने रखते हैं? 40 से 45 किलोग्राम प्रति हेक्टेयर रखते हैं। दूसरी बात, मक्का के द्वारा जो खाद्यान्न के लिए जो चारा बनाया जाता है पशुओं के लिए, साइलेज। कौन सा बच्चों? साइलेज। ध्यान रख लेना, यह भी क्वेश्चन कई बार पूछ लिया जाता है। साइलेज बनाने के लिए सबसे उपयुक्त फसल कौन सी है? साइलेज एक पशुओं के लिए खिलाया जाने वाला चारा होता है बच्चों, तो साइलेज बनाने के लिए सबसे उपयुक्त फसल कौन सी मानी जाती है? मक्का। कौन सी होती है? मक्का। उसके बाद यदि बात करें बीज उपचार की, बीज उपचार के लिए बच्चों क्या करते हैं? सबसे पहले मक्का के बीजों का चयन कर लिया जाता है, बीज ले लिया जाता है। बीज लेने के पश्चात उसको 3 ग्राम कैप्टन या थायरम या वाविस्टेन, ये कवकनाशी रसायन लेते हैं और कवकनाशी रसायनों के द्वारा उपचारित कर लिया जाता है। और इसके अंदर एक रोग और लगता है बच्चों, पाउडरी मिल्ड्यू। पाउडरी मिल्ड्यू इसके अंदर एक रोग लगता है। तो जिन क्षेत्रों में पाउडरी मिल्ड्यू का प्रकोप अधिक होता है, पाउडरी मिल्ड्यू रोग लगने के अधिक चांस रहते हैं, वहां पर बीज को ट्राइकोडर्मा के द्वारा भी उपचारित किया जाता है, ठीक है ना। तो बीज का चयन करने के पश्चात उसको कवकनाशी रसायन कैप्टोन, थायरम, वाविस्टिन 3 ग्राम मात्रा लेते हैं और उसके द्वारा उपचारित कर लिया जाता है। जिन क्षेत्रों में पाउडरी मिल्ड्यू तुलासिता एक रोग लगता है, उसका प्रकोप अधिक होता है, वहां पर बीजों को ट्राइकोडर्मा के द्वारा उपचारित कर लिया जाता है। यदि बुआई के समय की बात करें
तो कई ऐसे क्षेत्र है जहां पर तीनों ऋतुओं के अंदर इसकी बुआई की जाती है। तीनों तो रबी के अंदर यदि इसकी बुआई की बात करें तो रबी के अंदर बुआई के लिए उपयुक्त समय होता है बच्चों अक्टूबर से नवंबर। कौन सा? अक्टूबर से नवंबर के मध्य में रबी के अंदर इसकी बुआई कर लेनी चाहिए। दूसरी यदि बात करें खरीफ के अंदर यदि इसकी खेती की जाए तो खरीफ के अंदर इसकी जो बुआई के लिए उपयुक्त समय है वो है जून से जुलाई। जून से जुलाई के मध्य में इसकी बुआई कर देनी चाहिए। उसके बाद यदि बात करें जायद के अंदर इसकी बुआई यदि की जाए तो फरवरी से मार्च के अंदर इसकी बुआई कर देनी चाहिए। तो ये है बच्चों बुआई का समय तीनों ऋतुओं के अंदर। रबी में बुआई करते हैं अक्टूबर से नवंबर के मध्य, खरीफ में करते हैं जून से जुलाई के मध्य, जायद के अंदर कब करते हैं? फरवरी से मार्च। तो तीनों ऋतुओं में इसकी बुआई कर सकते हैं अपन। उसके बाद यदि बात की जाए तो बुआई की विधि की यदि बात करें तो देखिए बुआई की विधि, बुआई की विधि की यदि बात करें तो इसकी बुआई जो की जाती है बुआई की विधि सोइंग मेथड। बुआई की विधि की यदि बात करें तो बुआई करते हैं बच्चों कतारों में बुआई। कतारों में बुआई जो की जाती है इसकी, कतारों में बुआई के लिए कतार से कतार की दूरी रो इनटू रो, एक कतार से दूसरे कतार के मध्य की दूरी 45 से 60 सेंटीमीटर। कितनी रखते हैं बच्चों? 45 से 60 सेंटीमीटर। दूसरी यदि बात की जाए P इंटू P, पौधे से पौधे की दूरी की यदि बात की जाए तो इसकी पौधे से पौधे की जो दूरी रखी जाती है वो 20 से 25 सेंटीमीटर रखी जाती है। 20 से 25 सेंटीमीटर पर इसकी बुआई कर दी जाती है। तो देखिए आप गहराई की यदि बात करें पांच से 6 सेंटीमीटर। देखिए बच्चों मक्का की बुआई की सोइंग मेथड की यदि बात की जाए तो खेतों में कतारों में इसकी बुआई की जाती है। कतार से कतार की दूरी मैं आपको बता भी चुका था। देखिए मान लीजिए ये आपका फील्ड है, देखो बच्चों ये क्या है? अपना फील्ड, ठीक है, खेत है ये अपना, ठीक है। मान लीजिए ये कतार हो गई, ये दूसरी कतार हो गई, ये तीसरी हो गई, ये चौथी हो गई, ये पांचवी हो गई, ठीक है। ये कतारें हैं। तो एक कतार से दूसरी कतार के मध्य, एक कतार से दूसरी कतार के मध्य जो डिस्टेंस रखी जाती है उसको कहते हैं बच्चों कतार से कतार की दूरी। क्या कहते हैं? कतार से कतार की दूरी। अब इस कतार में बुआई अपन कर रहे हैं, देख लीजिए ये मान लीजिए पौधे लगे हुए हैं, ठीक है, ये पौधे लगे हुए हैं, ठीक है। तो एक पौधे से दूसरे पौधे के मध्य जो दूरी रखी जाती है उसको कहते हैं बेटा P इंटू P, पौधे से पौधे की दूरी। पौधे से पौधे की दूरी। तो देखिए बच्चों कतार से कतार की जो दूरी रखी जाती है यहाँ पर वो रखी जाती है 45 से 60 सेंटीमीटर। पौधे से पौधे की जो दूरी रखते हैं, एक प्लांट से दूसरे प्लांट के अंदर जो दूरी रखी जाती है वो रखी जाती है 20 से 25 सेंटीमीटर। दूसरी यदि बात की जाए गहराई तो इसकी जो बुआई की जाती है वो 5 से 6 सेंटीमीटर गहराई पर कर देनी चाहिए। तो ये थी बच्चों बुआई करते हैं कतारों में, कतार से कतार की दूरी रखते हैं 45 से 60 सेंटीमीटर और पौधे से पौधे की कितनी रखते हैं बच्चों? 20 से 25 सेंटीमीटर। उसके बाद नेक्स्ट बात करते हैं खाद एवं उर्वरक। देखो बच्चों नेक्स्ट
खाद एवं उर्वरक की यदि बात करें, मैन्योर एंड फर्टिलाइजर की यदि बात की जाए, तो इसके अंदर FYM गोबर की जो खाद डाली जाती है वो 15 से 20 टन प्रति हेक्टेयर, एक हेक्टेयर के अंदर 15 से 20 टन प्रति हेक्टेयर डाली जाती है। गोबर की खाद जो डाली जाती है बुआई के 3 से 4 सप्ताह पहले डाल दी जाती है। उसके बाद नाइट्रोजन की यदि बात करें तो नाइट्रोजन की जो मात्रा डाली जाती है वो 80 से 120 किलोग्राम प्रति हेक्टेयर डाली जाती है। फास्फोरस की यदि बात करें तो 50 से 60 किलोग्राम प्रति हेक्टेयर डाली जाती है। पोटेशियम की यदि बात करें तो पोटेशियम की जो मात्रा डाली जाती है वो 25 से 30 किलोग्राम प्रति हेक्टेयर डाली जाती है। उसके बाद ZSNO4 जिंक सल्फेट की यदि बात करें तो जिंक सल्फेट 25 किलोग्राम प्रति हेक्टेयर डाला जाता है। ZnSO4 क्यों डाला जाता है बेटा? जिन क्षेत्रों के अंदर जिंक की कमी होती है, क्या होता है बच्चों? जिंक की कमी होती है, उन क्षेत्रों के अंदर मक्का में एक विशेष प्रकार का रोग उत्पन्न हो जाता है। उस रोग का नाम है श्वेत कलिका। कौन सा है? श्वेत कलिका। श्वेत कलिका रोग हो जाता है तो जिंक की आपूर्ति के लिए ZnSO4 25 किलोग्राम प्रति हेक्टेयर डाला जाता है। बच्चों ध्यान रख लेना, धान के अंदर जिंक की कमी के कारण कौन सा रोग होता है? श्वेत कलिका मक्का के अंदर श्वेत कलिका होता है, लेकिन धान के अंदर कौन सा होता है? धान के अंदर होता है खैरा। कौन सा होता है बच्चों? खैरा। उसके बाद सिंचाई की यदि बात करें तो मक्का के अंदर जो क्रिटिकल स्टेज होती है, जो क्रांतिक अवस्थाएं होती है, वो 2 होती है और मैं आपको बता भी चुका था। एक तो टसलिंग और एक होती है बच्चों सिल्किंग। ये 2 क्रांतिक अवस्थाएं हैं जिन पर सिंचाई की बहुत ज्यादा मात्रा में आवश्यकता पड़ती है। नर पुष्पक्रम को टसल कहते हैं, उसके बाहर निकलने की क्रिया को टसलिंग कहते हैं, ठीक है ना। टसलिंग की क्रिया पर सिंचाई की आवश्यकता पड़ती है और एक पड़ती है सिल्किंग पर, ठीक है ना। तो दोनों ही क्रांतिक अवस्थाएं जिन पर सिंचाई की आवश्यकता पड़ती है। अंतरा कृषि की यदि बात करें, खरपतवार नियंत्रण की यदि मक्का के अंदर बात की जाए तो मक्का में खरपतवार नियंत्रण के लिए एट्राजीन, कौन सा बच्चों? एट्राजीन एक शाकनाशी रसायन है जिसकी 0.5 किलोग्राम मात्रा, मतलब आधा किलोग्राम मात्रा प्रति हेक्टेयर की दर से डाली जाती है। और एट्राजीन जो डाला जाता है वो 600 लीटर पानी के अंदर घोल करके इसका स्प्रे कर दिया जाता है। बच्चों इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान रख लेना। एट्राजीन जो शाकनाशी रसायन है वो डाला जाता है कब? बुआई के बाद परंतु अंकुरण से पहले। देखो ये स्टेज होती है बच्चों खरपतवार शाकनाशी रसायनों को डालने की। तो जो एट्राजीन शाकनाशी रसायन होता है वो प्री इमरजेंस स्टेज पर डाला जाता है, बुआई के बाद, लेकिन अंकुरण से पहले इसको डाला जाता है। बच्चों नेक्स्ट यदि बात करें पादप संरक्षण। पादप संरक्षण क्या होता है? देखिए बच्चों, पौधों को कीटों व रोगों से बचाना, पौधों को कीटों व रोगों से बचाना वो कहलाता है पादप संरक्षण, जिसको इंग्लिश में कहते हैं बच्चों प्लांट प्रोटेक्शन। क्या कहेंगे? प्लांट प्रोटेक्शन। पादप संरक्षण की यदि बात की जाए तो इसके अंदर कीट जो है, एक तो लगता है बच्चों दीमक। कौन सा लगता है? दीमक लग जाता है। तो दीमक क्या करता है? जड़ वाले भाग जो रहते हैं उनको खा करके नष्ट कर देते हैं और इसको प्रभावित कर देते हैं। तो देखिए बच्चों, दीमक के नियंत्रण के लिए जो रसायन डाला जाता है वो कौन सा है? क्लोरोपाइरीफास। क्या डाला जाता है? क्लोरोपाइरीफास। 20 EC मात्रा डाली जाती है क्लोरोपाइरीफास की। क्लोरोपाइरीफास 20 EC एक कीटनाशी रसायन है जिसको डाल दिया जाता है, जिसके कारण दीमक का नियंत्रण हो जाता है। क्लोरोपाइरीफास 20 EC की मात्रा 20 EC डायलीटर प्रति हेक्टेयर डाल दिया जाता है। उसके बाद तनाछेदक क्या होता है? देखिए बच्चों, ये प्लांट है, कोई पौधा है ये, ठीक है, ये कोई पौधा है। तनाछेदक क्या करेगा? बच्चों? तने के अंदर छेद करेगा, और अंदर घुस जाएगा, ठीक है। तने के अंदर छेद करके अंदर घुस जाएगा। अंदर घुसने के बाद जो ऊपर का भाग होता है पौधे का वो सूख करके लटक जाता है, जिसको कहते हैं डेड हार्ट। क्या कहते हैं बच्चों? डेड हार्ट।
तना छेदक कीट क्या करेगा, तने के अंदर घुस जाएगा, तने के अंदर क्या हो जाएगा, घुस जाएगा, जिसके कारण जो ऊपर का भाग रहता है वो सूख करके लटक जाएगा और उसको क्या कहेंगे बच्चों, डेड अर्थ। तो दूसरा जो कीट इसके अंदर लगता है वो लगता है बच्चों तना छेदक। कौन सा लगता है, तना छेदक। तना छेदक की यदि बात करें तो इसके नियंत्रण के लिए डाइमिथोएट 30 EC शाकनाशी जो कीटनाशी जो रसायन है उसका उपयोग किया जाता है। रोग की यदि बात करें तो पहला जो रोग है तुलासिता रोग। कौन सा है, तुलासिता रोग। इसके नियंत्रण हेतु जीरम आदि रसायनों का प्रयोग किया जाता है। पत्ती धब्बा रोग के अंदर क्या होता है बच्चा, पत्तियों के ऊपर स्पॉट्स पड़ जाते हैं, पीले रंग के धब्बे पड़ जाते हैं, ठीक है ना। तो इसके नियंत्रण के लिए भी कवकनाशी रसायनों का प्रयोग किया जाता है। कई बार क्या होता है, तना भी सड़ने लग जाता है, तना सड़न रोग लग जाता है। तना सड़न भी कवक के द्वारा उत्पन्न होने वाला रोग है, ठीक है। तो ये सारे इसके अंदर डिजीज है। उसके बाद बात करें बच्चों कटाई एवं मंडाई। जब मक्का के भुट्टे के अंदर दाने पूर्ण रूप से बन करके तैयार हो जाए तो इसकी कटाई कर लेनी चाहिए, और कटाई करने के पश्चात इसको उचित नमी तक सुखा करके इसके थ्रेसिंग कर ली जाती है, और थ्रेसिंग करने के पश्चात इसका भंडारण कर लिया जाता है। उसके बाद यदि बात करें उपज की, तो 1 हेक्टेयर के अंदर संकर जो मक्का होती है उसकी उपज प्राप्त होती है बच्चों 40 से 50 क्विंटल प्रति हेक्टेयर ग्रेन्स दाने प्राप्त होते हैं। संकुल की यदि बात करें तो संकुल 30 क्विंटल प्रति हेक्टेयर इसकी उपज प्राप्त होती है। सूखे चारे की यदि बात करें तो 30 से 40 क्विंटल प्रति हेक्टेयर उपज प्राप्त होती है। कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन से बच्चों जो जेट वगैरह में पूछे हुए हैं मक्का के अंदर से, तो वो कौन कौन से हैं देखिए। पहला, प्रथम संकर किस्म, प्रथम संकर किस्म कौन सी बताई थी बच्चों, गंगा फर्स्ट। उसके बाद दूसरा क्वेश्चन जो पिछले जेट के 18 के पेपर में पूछा हुआ है, गंगा सफेद 2 किसकी प्रसिद्ध किस्म है बच्चों, मक्का की। उसके बाद क्वेश्चन पूछा जा सकता है अनाजों की रानी के नाम से किसे जाना जाता है, मक्का। चौथा जो क्वेश्चन पूछा हुआ है ध्यान रख लेना, एट्राजीन। मक्का में खरपतवार नियंत्रण के लिए कौन सा शाकनाशी रसायन, एट्राजीन। कब डाला जाता है, बुआई के बाद लेकिन अंकुरण से पहले, ठीक है ना। दूसरी बात, डेड हार्ट की समस्या किस कीट के कारण होती है, तो वो होता है बच्चों तना छेदक। कौन सा होता है, तना छेदक। उसके बाद एक और क्वेश्चन पूछा हुआ है, मक्का में जिंक की कमी के कारण कौन सा रोग होता है बच्चों, श्वेत कली का। कौन सा होता है, श्वेत कली का, ठीक है। टसलिंग और सिल्किंग, मक्का के नर पुष्पक्रम के निकलने को टसल कहते हैं और उसके निकलने की जो क्रिया होती है टसलिंग कहलाती है। मादा पुष्पक्रम को सिल्क कहते हैं और उसके निकलने की क्रिया क्या कहलाती है, सिल्किंग। एक बच्चों इसकी बीज दर पूछी हुई है संकर मक्का की जेट के पुराने पेपर में। संकर मक्का की बीज दर कितनी थी, 20 से 25 किलोग्राम प्रति हेक्टेयर। ये भी पुराने जेट के पेपर में पूछी हुई है, ठीक है ना। थैंक यू बच्चों, नेक्स्ट अपन आगे के लेक्चर में